हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 9 ममता, प्रकार है कहानी। ममता कहानी के स्वाध्याय के प्रश्नों में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अगले वीडियो में देखा था। एक एक वाक्य में प्रश्न और दो दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर। हमने दो दो वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देखे थे 5। आज हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि किस बात से पता चलता है कि ममता सबसे सुख दुख की सहभागिनी थी। कि किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। हमने जहाँ अगले चैप्टर में देखा था ममता कहानी का पूरा सार, तो कि उसमें कहा गया था कि वह एक ब्राह्मण स्त्री थी और वो विधवा थी। वो कहती है कि उसके पिता ने शेरशाह के सैनिकों ने जब उसके पिता का वध कर दिया था तब वह वहाँ से किसी भी दुर्ग से या किसी भी तरह बचकर वह काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने खंडहर में रह रही थी। ऐसी परिस्थिति में भी उसने एक दिन से हुमायूं शेरशाह से चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर दुखी होकर जब से हुमायूं उसके द्वार पर आया तो उसे ब्राह्मण समझकर और अतिथि देव का सत्कार करना मेरा धर्म है, ऐसा समझकर उसने आश्रय दिया। तो कि किस बात से पता चलता है कि ममता सबसे सुख दुख की सहभागिनी थी। कि गांव की 2-3 स्त्रियां, उसका उत्तर है कि गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जरित शरीर वाली, जर्जरित यानी कि वृद्ध शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। कि उसका शरीर अब कैसा हो गया है, तो कि अब वह वृद्ध हो गई है, तो कि उसका शरीर अब कुछ काम नहीं कर सकता, जर्जरित हो गया है। तो कि ऐसी गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जरित शरीर वाली ममता की ये सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की कितनी सहभागिनी थी। कि ममता उसका झोपड़ी में रह रही थी, फिर भी गांव के लोग जो दुखी थे तो उसके दुख में भाग लेती थी। तो कि सुख दुख की वह सबकी सहभागिनी थी। इसलिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसकी जर्जर, उसका शरीर अब वृद्ध हो गया है, वो कुछ काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गाँव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। अगला प्रश्न है कि अश्वारोही ने ममता की झोपड़ी देखकर क्या कहा। अश्वारोही यानी कि घुड़सवारी ने ममता की झोपड़ी ही देखकर क्या कहा। तो घुड़सवारी ने ममता की झोपड़ी देखकर कहा कि मिर्जा ने जो चित्र बनवा कर दिया था, मिर्जा यानी कि उसके सेना, अगले वीडियो में हमने कहानी में देखा था कि जब हुमायूं वो चौसा युद्ध से विपन्न होकर जब हुमायूं ममता की झोपड़ी में रहा तब सुबह होते ही उसके सैनिक उसे खोजते हुए वहां आए और वह जाते जाते वो मिर्जा से, उसके सेनापति से कहा था कि मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, परंतु उसके घर पर एक पक्का घर बनवा देना। इसीलिए उसके पुत्र अकबर ने उसका चित्र बनवा दिया था उस झोपड़ी का, और उसका पता लगाने के लिए मिर्जा ने जो चित्र बनवा कर दिया था उसी जगह का, वह कहता है कि वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया तो मर गई होगी, मिर्जा को लगता है कि अब वह बुढ़िया तो मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शेरशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। कि अब मैं किसे पूछूं कि जब हुमायूं आश्रय लिया था तो वह किस झोपड़ी के नीचे बैठे थे। तो कि अश्वारोही ने ममता की झोपड़ी को देखकर क्या कहा। तो कि अश्वारोही ने ममता की झोपड़ी को देखकर कहा कि मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है मुझे वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया तो मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शेरशाह हुमायूं ने यहाँ पर आश्रय लिया था और किस झोपड़ी के नीचे वह बैठे थे। अगला प्रश्न है कि अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था। अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था। तो कि अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर ये वाक्य लिखे थे कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में, उसकी याद में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। कि अकबर ने क्या कहा गया है इस प्रश्न में कि अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था।
एक दिन हुमायूं ने यहाँ विश्राम किया था, इसलिए मिर्जा ने उसके पुत्र अकबर ने कहा था कि उस जगह जो मेरे पिताजी ने यह विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था उसकी जगह एक बड़ा शिलालेख बनवा दूँ। तो के अष्टकोण मंदिर बनवा दिया। तो के अष्टकोण मंदिर के पर यह वाक्य लिखे थे कि सातों देश के नरेश हुमायूं, 7 देश के नरेश थे वो, तो के सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी याद में, उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया था। ये थे 2 वाक्य में प्रश्न के उत्तर। अब हम देखेंगे सविस्तार, यानी कि क्वेश्चन 3 सविस्तार उत्तर। पहला प्रश्न है कि प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? कि ईंटों में बिखरी हुई, कि ईंट पत्थर से जो बिखरी हुई हमारी भारतीय शिल्प की विभूति है वो किसे कहते हैं? तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। काशी के उत्तर में एक धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। मौर्य युग और गुप्त सम्राटों ने उसे बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती है। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। ये तो मुगल और मौर्य और गुप्त सम्राटों का बनवाया हुआ था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका है। ऐसे ही कई भारतीय शिल्प है वो जो अब खंडर हो बन चुका है। तो कि ये वहाँ पर झाड़ी है तो कि घास और झाड़ियाँ उग गई थी। फिर भी उन टूटी दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की जो प्रस्तुति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का शिल्प स्थापत्य है, तो कि वो भी अभी भी झलक रहे, उसकी झलक दिखाई देती है। उसके दीवार ईंटों पर जो शिल्पकला, यानी कि जो पत्थरों की मूर्ति थी, जो उसे पत्थरों द्वारा अंकित की गई थी, उसकी झलक अब भी दिखाई जा सकती थी। इसीलिए प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति उसे कहा है। अगला प्रश्न है कि चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहता है? चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? तो चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन अब बहुत करीब है, इसलिए उसका मंत्रित्व जल्द ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच, यानी कि रिश्वत के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहता था। भावी विपद के लिए यही उनका आयोजन था। तो कि ये चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का अब पतन होने वाला है, कि वह जो रोहतास चूड़ामणि था उसे अब पता ही चलने वाला था कि अब वह उसकी विपत्ति का समय, विपद यानी कि विपत्ति का समय अब नज़दीक आ गया है। उसका पतन अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसलिए उसने रोहतास दुर्ग का पतन देखकर कि उसके सामने पतन अब दिखाई दे रहा है, इसलिए उनका मंत्रित्व पद, इसलिए उसको ऐसा ही रोहतास को ऐसा ही लगता है कि अब उसका मंत्री पद है वो अब छीनने वाला है, अब वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। विपत्ति के उन दिनों के लिए उन्होंने शेरशाह से जो रिश्वत के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी, इसी राशि से वह अपनी बेटी यानी कि विधवा पुत्री ममता के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपद के लिए यह उनका आयोजन, यानी कि भविष्य की विपत्ति के लिए उनका यह आयोजन था कि कब भी अब थोड़े दिन में उसकी मंत्री पद है वो छीन जाएगा, मंत्रित्व पद है वो पूरा हो जाएगा। अब किसी भी वक्त किसी भी समय उसका पतन है वह शीघ्र होने ही वाला है। तो कि ऐसी परिस्थिति में वह
शेरशाह से जो वो रिश्वत लिया था, तो कि शेरशाह ने उसे ये स्वर्ण राशि के रूप में जो रिश्वत दी थी वो रिश्वत भी उसने स्वीकार कर ली, क्योंकि अब मंत्री पद भी छीन जाएगा और उसका जो दुर्ग है वो भी छीन जाएगा। तो कि ऐसी परिस्थिति में वो राशि, स्वर्ण राशि, उसकी पुत्री विधवा पुत्री ममता के भविष्य को सुरक्षित हो जाएगा स्वर्ण राशि लेकर। इसीलिए ऐसी विपद परिस्थिति के लिए उनका आयोजन था। अगला प्रश्न है कि चूड़ामणि ने ममता को मूर्ख क्यों कहा। चूड़ामणि ने ममता को मूर्ख क्यों कहा? तो चूड़ामणि ने ममता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शेरशाह से उत्कोच में बड़ी स्वर्ण राशि ली थी। हमने देखा था कि ममता ने उसे लगता था चूड़ामणि को कि अब उसका पतन होने वाला है, उसको अब मंत्री पद छीनने वाला है, तब उसको अपने भविष्य की चिंता थी, उसकी बेटी के भविष्य की चिंता थी और बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसे शेरशाह से रिश्वत ली। रिश्वत के रूप में उसने बड़ी ही स्वर्ण राशि यानी कि सोने के भरे थाल दिए। ममता की दृष्टि में म्लेच्छ से उत्कोच लेना अनीति और अधर्म था। उसके लिए क्या था? तो कि अनीति और अधर्म था। उत्कोच लेना, रिश्वत लेना एक पाप था। उस स्वर्ण राशि में उसे अनर्थ ही अनर्थ दिखाई देता था। उसके पिता से अनुरोध किया कि वह स्वर्ण राशि उसे वापस लौटा दे, कि स्वर्ण राशि उसे अनर्थ ही अनर्थ दिखाई देता है। उसके पिता से अनुरोध किया कि वह स्वर्ण राशि जल्दी से जल्दी वो वापस कर दे। पुत्री की यह नादानी और अव्यवहारिकता देखकर चूड़ामणि उसे मूर्ख कहते हैं। चूड़ामणि को वो लगता था कि अब मेरा मंत्री पद भी छीन जाएगा और मेरे ये जो भविष्य है वो भी सुरक्षित नहीं है। अब किसी भी समय मंत्री पद भी छीनेगा और मेरा हाथ जो किला है वो भी छीन जाएगा। अब मुझे अपनी बेटी, मुझे कोई फिक्र नहीं है, परंतु मेरी बेटी के भविष्य को सुरक्षित, ममता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शेरशाह से जो उसे रिश्वत दी थी, सोने के थाल भरकर जो उसने रिश्वत दी थी, वो उसे स्वीकार कर ली। और वह मानते थे चूड़ामणि कि यह रिश्वत लेकर मैं ममता के भविष्य को सुरक्षित कर सकूं। ममता की दृष्टि में उत्कोच लेना एक अनीति और अधर्म था, क्योंकि मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ। वो उसके पिता से कहती है कि हम ब्राह्मण हैं और रिश्वत लेना एक पाप है, अधर्म है। उस स्वर्ण राशि में उसे अनर्थ ही अनर्थ दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं है, वह सब अनर्थ है। हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल जाएगा। उसके पिता से वह कहती है। उसके पिता से अनुरोध किया कि आगे उसने ये किया कि वह स्वर्ण राशि उसे ये जल्दी से जल्दी वह शेरशाह से वापस कर दे। पुत्री की यह नादानी देखकर शेरशाह और चूड़ामणि उसे मूर्ख कहते हैं कि वह ममता कहती है उसके पिता से कि आप शेरशाह से जो रिश्वत ली है वो जल्दी से जल्दी उससे पूरी की पूरी स्वर्ण राशि उसे वापस कर दे। और पुत्री की इस नादानी और अव्यवहारिक का देखकर चूड़ामणि उसे मूर्ख कहते हैं। थैंक यू।